एक जनरल मिथ कि सरफेस टू एयर मिसाइल जनरली जाकर टारगेट को हिट करती हैं। आपने वॉर का भी सामना किया होगा। फुल फ्लेज वॉर जिसे कहते हैं वो पहली बार मैंने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हाँ। ठीक है, आपको याद होगा पुलवामा में हमारे वीर जवानों पर उरी में हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा में हुआ, उसके बाद जो बालाकोट हुआ, आपको पता है वो किसके, क्योंकि पुलवामा में जो हमारे 44 वीर जवान शहीद हो गए थे। कठिनाइयाँ क्या सामना करनी पड़ती हैं आपको? हमारी पोस्टिंग बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में होती है, जैसे कि मैं जैसलमेर में भी रहा हूँ जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। उस जगह पर जब आप जमीन पर पैर रखते हैं तो जूते के अंदर से आपके पैर जलते हैं। कई बार तो पीने का पानी भी मतलब बर्फ को पिघलाकर करना पड़ता है। फ्यूचर में या आगे चल के भारत में जीएसटी ही हटा दी जाए तो भारत का हाल क्या होगा? जीएसटी हटा दी जाए तो भारत का हाल दो तरीके से हो सकता है। 2017 से पहले जो हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम था, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। आप एक चीज पर टैक्स देते थे तो कुछ समय बाद वो जब दूसरे हाथों में पहुंचती थी तो फिर से टैक्स देना पड़ता था। जो व्यक्ति बिना टैक्स पे किए सामान खरीदता है तो क्या वो टैक्स चोरी के बराबर ही होता है? समटाइम्स मुझे बिना टैक्स पे किए चीज सस्ती मिल रही है, टेक्निकली है, बट इट इज नॉट एक्चुअली इंटेंशन। आगे 10 साल बाद भारत में कैश खत्म हो जाए तो भारत का हाल क्या होगा? वैसे होगा भी कैश खत्म की नहीं होगा मुझे नहीं पता है, आप मुझे थोड़ा सा मुझे बताइए। इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, होगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान। स्वागत है आप सबका वर्कबेंच विद अभिषेक के खास एपिसोड में। खास ये इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अरविंद जी। मैं बता दूं सर के बारे में कि इन्होंने 20 साल एयरफोर्स में सेवा दी है। मतलब समझ लो 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जो उन्होंने ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पे लोगों को जाने का सपना होता है। उन्होंने 20 साल दिए। उसके बाद आज ये असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई है और उनमें सिलेक्शन हो चुका है सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना। सर क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, पहले तो मुझे बताइए। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है और उसके जो फर्दर प्रोसेस हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल प्रोसेस है, वो सारे अंडर प्रोसेस हैं और इसके बाद हमारी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वेटिंग फॉर दैट। सो इसके पहले आप एयरफोर्स में भी थे? जी। तो सर कितने साल काम किया आपने एयरफोर्स में? मैंने एयरफोर्स में 20 साल सेवा की है। क्या बात है, 20 साल। जी। सर कौन सी एज में आप लग गए थे? मैं 20 साल का था उस समय जब मैंने 20 साल में लग गए थे? जी। मतलब बच्चे इतना मेहनत करते हैं और बहुत कम ऐसा होता है जिनका सिलेक्शन होता है। जी। तो सर यू आर लकी वन कि इतने जल्दी आपका सिलेक्शन हो गया। आई थिंक इट्स गॉड्स प्लान। कह सकते हैं सर। बिल्कुल। और गॉड्स प्लान तो होता ही है, इसके साथ मेहनत भी होती है खुद की सर। जैसे आपने मेहनत किया, पढ़ाई करी। जी। हाँ, तो मतलब आपने स्टार्टिंग से गोल रखा होगा ना एक कि नहीं मुझे एयरफोर्स में जाना है। एज सच कोई गोल नहीं था। मैं 15 ईयर्स का था, आई वाज इन 10th जब अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके बाद बिकॉज उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। कैंसर के ट्रीटमेंट में इट्स वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, उसकी वजह से घर की थोड़ी स्थिति भी ठीक नहीं रही। सो उस एज में आई स्टार्टेड वर्किंग। एक मेडिकल स्टोर है रावतपुर में, यूनिक केमिस्ट के नाम से। आई यूज्ड टू वर्क देयर। तो मैंने करीब 5 साल वहीं काम किया है और उसी दौरान वहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई 10th-12th किया और आई वाज इन ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहा था। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ही बताया, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाऊंगा 2 सेकंड के लिए। दोस्त आपके ज़िंदगी में कैसे रोल प्ले करते हैं ये आपको मेरी लाइफ में बार बार दिखेगा। ये पहला इवेंट है जब मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने उसने मुझे फॉर्म ला कर दिया, फॉर्म भर के दिया और सारी चीज़ें करके दी एंड मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया और वहाँ से मैं एयरफोर्स में चला गया और एयरफोर्स के बाद आगे की चीज़ें हैं। फिर एयरफोर्स में जैसा है वो चीज़ें हुई हैं। ओके, एयरफोर्स में आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं एयरफोर्स में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में काम मिसाइल सिस्टम से। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए कि उसमें मतलब कैसा क्या वर्क प्रोसेस क्या होता है और क्या एग्जैक्टली मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि इनिशियल चीजें जी जितना हम बाहर से देखते हैं उतना ही पता होता है, इनिशियल नहीं पता होता है। तो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए क्या होता है। ठीक है, इनको सैम कहा जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। ओके। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सैम सरफेस टू एयर, ये सरफेस से एयर पर लॉन्च करते हैं जो एरियल टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो भी एरियल टारगेट्स हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इन मिसाइल्स का यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए हम बोले पेचौरा, एमआर सैम, बराक 8 जैसे आप सुनते रहोगे न्यूज़ में, तो ये सब सैम सिस्टम है।
तो इनका मेन काम होता है आपका एयर डिफेंस का। ओके। तो अब जैसे आपने कहा कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, हाँ। बात सही है कि एक जनरल मिथ इवन मेरे अपने सर्कल में भी लोगों को था कि सरफेस टू एयर मिसाइल जनरली जाकर टारगेट को हिट करती हैं। हाँ। तो ये मतलब मेजर मिथ है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि जनरली डायरेक्टली हिट नहीं करती हैं। अच्छा। इन एक्सट्रीम केसेस ये होता है, बट जनरली सैम्स जो होती हैं ये एक सर्टेन विसिनिटी में जाकर एक्सप्लोड हो जाती हैं। ओके। और इसके जो वॉरहेड होता है, जो मेन एक्सप्लोसिव होता है, इसके चारों तरफ मेटल के पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स इन द सेंस कि एक काइंड ऑफ मेटल पीसेस होते हैं, Okay. डायमंड शेप या व्हाटएवर शेप जो कंपनी डिसाइड करे। और ये जो पैलेट्स होते हैं ये कोनिकल शेप में फैल जाते हैं। ओके। तो एक तो मिसाइल की स्पीड जो कि मैक 2-3 होती है, उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन के बाद इन पैलेट की स्पीड, तो एक एक पूरा सा एक कोनिकल शेप में ऐसे मूव करते हैं। उस मूवमेंट के दौरान उस स्पीड की वजह से, उस इम्पैक्ट की वजह से जो भी एरियल टारगेट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मे बी 1 हो, 2 हो, 3 हो, इवन एक पैकेट भी हो, अगर वो उसकी चपेट में आते हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। बट इन केस वॉरहेड एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है तो वी ट्राई कि वो डायरेक्ट हिट से ही इसको हम मार सकें। ओके। काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो सर जैसे आपने वॉर का भी सामना किया होगा। वॉर एज सच की फुल फ्लेज वॉर तो नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था उसी से थोड़ा समय पहले ही कारगिल हुआ था। ओके। और उसके बाद छोटी-पुट घटनाएं होती रही, जैसे आई वाज पोस्टेड इन कश्मीर, जो आपको पता है कि कैसा एरिया है। तो वहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें छोटी-मोटी हुई हैं, बट फुल फ्लेज वॉर जिसे कहते हैं वो पहली बार मैंने देखा कि आपका वॉर भी नहीं कहेंगे, इवेंट जो हुआ पहला हुआ कि आपका जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हाँ। ठीक है, आपको याद होगा पुलवामा में हमारे वीर जवानों पर, उरी में हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा में हुआ। तो उरी के आफ्टर इफेक्ट या उसके काउंटर में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2016 में। उसके बाद जो बालाकोट हुआ, आपको पता है वो किसके, क्योंकि पुलवामा में जो हमारे 44 वीर जवान शहीद हो गए थे, तो उसकी वजह से तो आई वाज पार्ट ऑफ बोथ द ऑपरेशंस। तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी देखने को मिली कि वाकई एक वॉर की ग्रेविटी होती क्या है। और सर क्या मतलब कठिनाइयाँ क्या सामने करनी पड़ती हैं आपको वहाँ पे? जैसे मैंने बताया, हमारी पोस्टिंग बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में होती है। जैसे कि मैं जैसलमेर में भी रहा हूँ, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। और उस जगह पर जब आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो जूते के अंदर से आपके पैर जलते हैं। आप कश्मीर में चले जाएँ या और ऊपर जगहों पर चले जाएँ, हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है। कई बार तो पीने का पानी भी मतलब बर्फ़ को पिघलाकर करना पड़ता है। और ठंड इतनी होती है कि लाइट अगर नहीं अवेलेबल है या हीटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आप सो भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉजिस्टिक्स का इशू होता है, राशन पहुँचने में दिक्कत है, और उसके अलावा फैमिलीज़ के साथ आप नहीं रह पाते। कोई मेडिकल इशू आ जाए तो आप फैमिली के पास नहीं पहुँच सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो एक आम सोल्जर की ज़िंदगी का पार्ट होती हैं, वो मेरी भी ज़िंदगी का पार्ट थी। घर वाले बहुत टेंशन में रहते होंगे कि हमारा बेटा वहाँ पे है, तो फिर बहुत ऐसा होता है कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, होना होता है तो होता ही है। वो तो होता है। मेरे घर में अब मेरे फादर तो है नहीं, बट मेरी माँ है। हाँ। वो ज़रूर चिंता करती थी, लेकिन एक अच्छी बात है, उन्होंने कभी अपनी चिंता दिखाई नहीं। होता क्या है कि शायद वो इस बात को समझती होंगी कि चिंता दिखाने से शायद मेरे ऊपर उसका दूसरा प्रभाव पड़ता, तो उनकी चिंता ना दिखाने की वजह से मैं अपनी ड्यूटी को थोड़ा अच्छे से कर पाया। फिर जब मेरी शादी हो गई तो वाइफ़ को भी ऑब्वियसली उनको चिंता तो होती थी। वो दिखता था कि जब मैं उनको छोड़कर ड्यूटी पर जाता था तो उनके हाव-भाव से, चेहरे से चीज़ें पता चलती थी। बच्चे हुए, वो जब समझने लगे तो उनको भी ये सब चीज़ें फ़ील होती थी। बट ये कहा ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। अगर वो चिंता दिखाएँगे तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हाँ, ये बात है। नहीं, फिर ये लगता है कि फिर हम अपनी ड्यूटी कैसे कर पाएँगे? लेकिन वो लोग इस बात को समझते हैं। हाँ। मेरे परिवार में, या मुझे लगता है हर सोल्जर के फैमिली में लोग इस बात को समझते हैं। तो वो अपने इमोशंस को कहीं न कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें हेल्प करता है बहुत प्यारी ड्यूटी को। चीज़ है। जी, बिल्कुल। लाइफ में मतलब अगर इतने अंडरस्टैंडेबल लोग मिल रहे हैं, तो आपका जो लाइफ का प्रोसेस है वो और ईज़ी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमको अक्सर एक गलतफ़हमी हो जाती है कि हम बहुत कुछ हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी हैं, वो एक प्रोसेस से बने हैं। उस प्रोसेस में कई लोगों का योगदान होता है। मैंने आपको बताया, मदर का, फादर का, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि हमने कुछ अचीव किया। इस हम में वो सब लोग शामिल होते हैं। हाँ। अभी आपका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर एसजीएसटी। जी। सो आपने डिसाइड ये क्यों किया कि वो एयरफोर्स छोड़ के या फिर एयरफोर्स को रिज़ाइन करके हमें इसमें आना चाहिए? अगेन दोस्त, फिर से आगे मैंने कहा था ना, आपको जगह-जगह पर ओके। मिलेगा।
यहाँ पर जब मैंने एयरफोर्स मेरा असाइनमेंट पूरा हुआ 20 साल का, हाँ तो मैं बाहर निकला तब तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। हाँ मेरा सिलेक्शन कई जगह हुआ, जैसे यूपी पुलिस में एसआई के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो गया था और कुछ और एमएनसीज में मुझे ऑफर मिला था। बट मेरा एक फ्रेंड है, ही आल्सो सेलेक्टेड इन दिस देयर इज यूपीपीसीएस 2024 एज अ वीडियो। ओके प्रशांत दुबे उनका नाम है। तो उनसे पता नहीं ऐसे ही एक दिन कॉल किया मैंने उनको, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड नॉट गो टू दैट साइड, मतलब आप पुलिस की तरफ मत जाइए। ओके और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मुझे मेरे एंट्रीमेट का मतलब होता है हमारे यहाँ, हम साथ में भर्ती हुए थे फौज में, तो वो बहुत सालों से मुझे देख रहा था। तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहिए और तुम इसको कर लोगे। बट फ्रैंकली टेलिंग मुझे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और जो और चीज़ें हैं या जो हम देखते हैं अपने आसपास, जो एस्पिरेंट को तैयारी करते देखते हैं, सालों निकल जाते हैं बट कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो फ्रैंकली टेलिंग मुझे अंदर से बहुत डर था, बट उसका विश्वास उसने मुझे इस तरफ प्रेरित किया। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इस तौर पर दिया था कि अगर मेरे करीब कुछ रिस्पेक्टेबल नंबर आ जाएं, सपोज 20-25% नंबर प्री में आ गए, क्लियर होने का तो कोई चांस नहीं था, बट अगर 20-25% नंबर आ गए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने कहा ना गॉड्स प्लान। तो वो प्री भी क्लियर हुआ, तो इट वाज वेरी शॉकिंग एंड थोड़ा अच्छा वाला शॉकिंग कि ऐसा हो गया। उसके बाद ये तो उम्मीद थी कि प्री तो हो गया, बट मेंस तो नहीं हो सकता, इट्स अ वेरी डिफरेंट लीग। मेंस और प्री में बहुत फर्क होता है। आई डोंट नो हाउ, बट मेंस भी हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गई एंड उस पूरे प्रोसेस में मेरे पास सिर्फ 6 से 7 महीने का टाइम था। ये स्क्रैच से, मतलब मैं जनवरी की बात बता रहा हूँ, जनवरी के एंड से सितंबर, और आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से 2022 में मेरा सिलेक्शन रह गया था। उसके बाद ये लगा कि ये था अंडर कॉन्फिडेंट वाली बात। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझ के मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एफर्ट्स नहीं लगाए थे। ये लगा था कि होगा नहीं। 2023 में मुझे लगा कि मैंने जब ऐसे कर लिया तो शायद ये तो आराम से हो जाएगा, एंड यहाँ हो गया ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात। मेरा प्री ही नहीं हुआ 2023 में। तो 2024 में द गॉड्स प्लान, उसने मुझे सेंटर में लाके खड़ा किया कि भैया ज़मीन पे आओ, चीज़ों को समझो और फिर चीज़ों को करो। आप वाला फेस भी देख चुके हो, ये भी देख चुके तो हो। मैंने हायर फेस भी देख लिया, लोअर फेस भी देख लिया, और फिर आ गए जो एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर जो एक रियल कैंडिडेट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, जो उसकी जर्नी का पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर भगवान ने मुझे लाके खड़ा किया। तो वहाँ से फिर चीज़ें शुरू हुई। मैंने इस चीज़ों को सीरियसली, मैं और मेरा फ्रेंड जो मैंने बताया प्रशांत, तो हम दोनों ने मिलके साथ में एक साथ रहने का, एक साथ तैयारी करने का फैसला किया, एंड द रिजल्ट दोनों का है, तो दोनों लोग क्लियर होंगे। क्या बात है सर। स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में क्या ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो इंटरव्यू क्लियर कर सके अपना? बिल्कुल। इंटरव्यू को मैं इंटरव्यू से नहीं मानता, मतलब उसको इंटरव्यू से स्टार्ट होना नहीं मानना चाहिए। आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन कई साल पहले स्टार्ट हो जाती है, जब आप उस प्रोसेस में नहीं आए होते तब से। अब ये शायद आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग सकता है, बट मैं तो ये कहता हूँ आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपके जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी GS4 का एक पेपर होता है, एथिक्स का पेपर। ओके। इसमें कुछ क्वालिटीज, वैल्यूज जज होती हैं, चेक करी जाती हैं रिटन फॉर्म में, एंड मोर और लेस वैसी ही कुछ क्वालिटीज आपके एथिकल कंपास को चेक किया जाता है इंटरव्यू में। वहाँ पर कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड इज योर इनबॉर्न क्वालिटी, जो आपके जेनेटिक्स आपको देते हैं। तो अगर आपके अंदर सिविल सर्वेंट का एक एप्टीट्यूड है, तो आपको डेफिनेटली एक एज रहेगा हमेशा। आप नो डाउट आप ट्रेनिंग के साथ और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके काफ़ी हद तक ला सकते हैं, लेकिन अगर एप्टीट्यूड में आपके ऑलरेडी वो है, तो आपको एडवांटेज मिलता है। उसके बाद होती है आपके बचपन से आप किस माहौल में रहे, वो आपके एटीट्यूड को डिसाइड करता है। एटीट्यूड होता है आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आप क्या डिसीजन लेते हैं किसी इवेंट पर, किसी आदमी को देखकर, तो ये आपका एटीट्यूड होता है। इसी तरह से और भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इंटरव्यू में चेक करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इंटीग्रिटी जो है वो कहीं पर भी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर आप किसी सेवा के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर सेवा भाव ही होना चाहिए, दूसरे मोटिव्स ना हो, अपने पद का दुरुपयोग ना कर सकें, ना करना चाहिए कभी। तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को। आपने देखा होगा कई लोगों को ज़रा सी बात पर गुस्सा आता है,
ये वही है कि क्यों आता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ किसी बात पर भी गुस्सा नहीं आता, वो मुस्कुराते रहते हैं, क्यों होता है? दिस इज ऑल योर अपब्रिंगिंग या आपके एप्टीट्यूड की बात होती है। तो इंटरव्यू की तैयारी कई साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। अब पर्टिकुलरली अगर सिविल सर्विस की कॉन्टेक्स्ट में ही कह दूं, इन चीज़ों को साइड में रखकर, कि एक कैंडिडेट को अब क्या करना चाहिए। देखिए जेनेटिक्स उसके हाथ में नहीं है, बचपन निकल गया, काफ़ी समय निकल गया, वो भी अब उसके हाथ में नहीं, अब क्या कर सकता है। तो अब ये है कि अब आप सबसे पहली चीज़ है कि अपनी जो संगत है उसको अच्छा करें, क्योंकि आप वही होते हैं जो आपके अराउंड लोग होते हैं। तो ज़्यादातर उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, अच्छी बातें करते हैं और हमेशा राइट डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को थोड़ा कंट्रोल करिए जो लेग पुलिंग करें या आपकी चीज़ों को ना आपको हमेशा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, या जो हर चीज़ में एक नेगेटिविटी को ही ढूंढें। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, मतलब अच्छा बुरा सबके साथ होता है, बट आप देखेंगे वो लोग हमेशा बुरी चीज़ों को पहले लेकर आते हैं सामने। सही बात। और जब आप उनके बारे में उसको कहेंगे नहीं यार इतना बुरा भी नहीं है, देन उनको याद आता है कि नहीं नहीं अच्छा भी है, तो वो अच्छी चीज़ों को लेकर आ। तो हम पहचाने कैसे? पहचान आप ऐसे सकते हैं कि आपके साथ वाले जो लोग उस चीज़ को या उस व्यक्ति को लेकर जब पहले पॉजिटिव बातें करते हैं, वो सही लोग हैं। अगर वो पहले नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं और बाद में चीज़ों को उसको कवर अप कर रहे हैं, ये नहीं होगा, अरे हो जाएगा, तुम कर लो ऐसा। हाँ, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि जो आपके साथ होंगे वही आप होंगे। हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट से जी। सिलेक्शन अभी हुआ है। सो अगर फ्यूचर में या आगे चल के भारत में जीएसटी ही हटा दी जाए तो भारत का हाल क्या होगा? जीएसटी हटा दी जाए तो भारत का हाल दो तरीके से हो सकता है। एक जो हमने देखा है, जो जीएसटी से पहले हुआ, 2017 से पहले जो हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम था, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। आप एक चीज़ पर टैक्स देते थे, तो कुछ समय बाद वो जब दूसरे हाथों में पहुंचती थी तो फिर से टैक्स देना पड़ता था। तो और स्टेट टू स्टेट ये चीज़ें डिफर करती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आपको कोई सामान ले जाना होता था, तो चुंगी पर या बॉर्डर्स पर आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाते थे, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स अ वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट। कि अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो अगर एक आइटम एक्स है जो उत्तर प्रदेश में सर्टेन टैक्स उस पर लगता है, तो वही सेम टैक्स आपको तमिलनाडु में उस पर लगेगा। तो इससे एक कंज्यूमर को भी और जो ट्रेडर है या बिजनेसमैन है उनको भी एक सहूलियत होगी, उनको अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, उनके लिए भी सहूलियत होगी। तो अगर जीएसटी नहीं होता तो हम पीछे वाली स्थिति में चले गए, तो ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आगे आने वाले समय में शायद कुछ एक बेटर सिस्टम आए, जीएसटी से भी बेटर, क्योंकि अभी भी जीएसटी में कई चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डीजल, पेट्रोल और एटीएफ वगैरह, ये अभी वैट इस पे लगता है, ये जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। अच्छा। तो इसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो और भी नए नए एवेन्यूज डेवलप हो रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और जिसको हम कहते हैं कि वो अभी हमें पता नहीं है कि वो किसके कंट्रोल में आएगा। जैसे कि आपको पता है ना, सब्जेक्ट लिस्ट होती हैं, कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंटर के सब्जेक्ट होते हैं। तो नई नई चीज़ें जब आती हैं तो हमें पता नहीं होता कि इस पे टैक्सेशन का राइट्स किसके पास होंगे। तो इन जनरल जब तक ये नहीं पता होता तो उसको रेजिडरी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उसकी पावर होती है स्टेट सेंटर के पास। बट ऐसा हो सकता है कि उसका सारा ऑपरेशन, सारा एक्शन किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही हो रहा हो, तो ओवर ए पीरियड उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं और वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो अभी ये कह पाना कि जीएसटी को रिप्लेस कौन करेगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जीएसटी इटसेल्फ इज इन नेसेंट स्टेट, मतलब ये बहुत अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। इसमें भी आए दिन आप देख रहे हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें जो टैक्सेशन स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस किया है। तो अभी ये कह पाना कि जीएसटी को रिप्लेस कौन करेगा, थोड़ा सा। बट जीएसटी की वजह से काफी लोग परेशान भी हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से। वो परेशानी सिर्फ इसलिए, देखिए किसी भी चीज़ में जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो कुछ परेशानियाँ आती हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट, ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ, हम लोग जो मैं जितना जानता हूँ कि वी आर टायरलेसली वर्किंग ऑन दिस, कि आप किसी भी तरह से, हम जो व्यापारी वर्ग है, लोग हैं, उनके जो जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और उसको स्ट्रीमलाइन करें। आई होपफुली ये चीज़ें जल्दी ही स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू यू आज के टाइम पे जीएसटी सबसे ज्यादा चोरी कौन कर रहा है? या तो मिडिल क्लास, या लोअर क्लास, या जो बहुत बड़े व्यापारी हैं वो? देखिए बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। मिडिल क्लास के पास जनरली इतना स्कोप होता नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके पास इतनी जमा पूंजी भी नहीं होती
हाँ। और चीज़ें उनके हाथ में ज़्यादा होती नहीं हैं। बट फिर भी और लोअर क्लास तो कंज़्यूमर क्लास ही होता है मोस्टली, हाँ। वो तो वैसे भी जीएसटी के दायरे में होता है। वो जीएसटी पेयर है बेसिकली, हाँ, वो पे तो सब करते हैं। हाँ, उनको पता ही और नहीं है दूसरी हाँ, तरह चीज़ें। अब ये बात सही है कि अभी भी हम ये देख पा रहे हैं जो जो टैक्स नेक्सस है, वो बड़े लोगों का ही ज़्यादा है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर चोरी करते हैं, बोगस कंपनियों को डेवलप करते हैं, हुँ, शेल कंपनियाँ बनाते हैं और उस उन तरह से डिफरेंट मेथड से वो टैक्स की चोरी करते हैं। इसके लिए स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल जीएसटी वो सारे मिलकर इन चीज़ों को इनको एनफोर्स कर रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। और कंप्लायंस को इंश्योर किया जा रहा है। होपफुली आप आने वाले समय में बेटर रिजल्ट्स देखेंगे। जो व्यक्ति बिना टैक्स पे किए सामान खरीदता है तो क्या वो टैक्स चोरी के बराबर ही होता है? टेक्निकली या आप उसको अपफ्रंट कहें तो हाँ, ओके। बट समटाइम्स होता क्या है कि सिस्टम एक ऐसा चल पड़ा है कि आदमी कई बार मजबूर हो जाता है। आपके पास परचेसिंग पावर इतनी नहीं है या आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है और आपको लगता है कि समटाइम्स मुझे बिना टैक्स पे किए ये चीज़ सस्ती मिल रही है। एक हुँ, गरीब आदमी ये सोचता है। हाँ। तो होता है कई बार, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो टैक्स चोरी है, टेक्निकली है, हाँ, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इंटेंशन। हाँ। वो टैक्स चोरी के इंटेंशन से ये काम नहीं कर रहा है। ना, ना, ना। उसकी प्रॉब्लम है, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कि हम इन चीज़ों को देखिए, आप गवर्नमेंट भी उस चीज़ पे काम कर रही है। अब जीएसटी स्लैब्स कम इसीलिए किए गए कि चीज़ें सस्ती हों, हुँ, लोगों को थोड़ा कम चीज़ों पर राहत मिले और ये मैंने देखा है कि जैसे-जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, हुँ, तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंटेंशंस का इश्यू नहीं है। ये हुँ। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जो वेरी वेल उसको एड्रेस करा जा सकता है और हो भी रहा है। टैक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ जो लाइफ का जो बैलेंस कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि मतलब कि आपके पास पैसा आ रहा है और टैक्स बढ़ रहा है तो आप उधर दे रहे हो। इसका मतलब कि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। ना आप बहुत ऊपर जा रहे हो, ना बहुत नीचे आ रहे हो। देखिए, टैक्स देने से आप नीचे नहीं जाते हैं, इसको इसका थोड़ा-सा कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। हुँ, देखिए, जब आप टैक्स पे करते हैं, आपके टैक्स पे जो आप टैक्स देते हैं, उसी से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। हुँ, आपके एजुकेशन का जो जो भी सरकार खर्च करती है, हुँ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, हुँ, ट्रांसपोर्टेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सारी चीज़ों पे जो भी खर्चा होता है, वो टैक्स, क्योंकि सरकार के पास और कोई साधन तो होता नहीं इनकम हाँ, का। तो अगर जितना ज़्यादा टैक्स बेस हमारा बड़ा होगा, जितने ज़्यादा लोग टैक्स पेयर होंगे, आप मान के चलिए फ्यूचर में आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी सस्ती होंगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड होंगी। हुँ, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। आप जब टैक्स पे हाँ, क्योंकि अब एक इश्यू जो इसमें हिडन है कि लोगों को एक संशय रहता है कि मैं टैक्स तो पे कर रहा हूँ, बट क्या वो टैक्स सही जगह पर पहुँच रहा है? हुँ, ये एक इस मन में थोड़ा-सा डाउट रहता है, तो चीज़ें धीरे-धीरे आप देख रही हैं, डिजिटाइज़ेशन हो रहा है ना? ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है धीरे-धीरे। आपके पास आपका जो जैसे आप लोग हैं, मीडिया के लोग, हुँ, है ना? तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे-धीरे ये चीज़ें और हाँ। बेहतर होंगी। सो जैसे क्या सरकार हमारी खरीदारी को या कमाई को ट्रैक कर सकती है? देखिए, जो भी चीज़ें ऑन पेपर सेल या परचेज़ हो रही हैं, हुँ, एवरीथिंग इज़ ट्रैकेबल। और ओके। इसके अलावा जो आप कुछ भी सेल या परचेज़ करते हैं, बेसिकली वो काइंड ऑफ इल्लीगल है। अगर उसमें आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो टैक्स पे करना चाहिए। हुँ, मतलब ऑनलाइन जो है तो उसको पता ही है कि हमने क्या खरीदा है, ऑफ कोर्स। उसका बिल जाता है। और हम ऐसे ऑफलाइन कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसका पता नहीं होता है ना लोगों को या फिर देखिए, हो सकता है आप, जैसे मैं एक सेलर हूँ, हुँ, मैंने आपको कोई सर्टेन आइटम बेचा, आपने मुझसे बिल नहीं लिया और आपने आपका कोई वहाँ पर ट्रेस नहीं है। बट मैंने जहाँ से सामान खरीदा, मैं वहाँ बिल पे करके आया हूँ। तो उस पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटेबिलिटी तो है। हाँ। मेबी ये नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर आप अभिषेक ने वो आइटम खरीदा, हुँ, इसकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, बट उस हुँ, पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटेबिलिटी है। तो जो जीएसटी की जहाँ तक बात करें, हुँ, ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सप्लाई पर ही लगता है। ओके। ये इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। हुँ, इंडिविजुअल पे करता है, वो अलग बात है। हुँ, बट इट इज़ नॉट ऑन इंडिविजुअल, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। एज़ अ पर्सन कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आगे चल के पैसों की दिक्कत नहीं हो और हम लाइफ़ को बैलेंस करके चल सकें? जी हाँ। देखिए, किसी भी नॉट ओनली इन फाइनेंस सेक्टर, हाँ, एनीवेयर द प्लानिंग इज़ द अल्टीमेट थिंग। हाँ। अगर आप अपनी चीज़ों को शुरू से ही प्लान करके चलते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है, वो मोर और लेस हुँ, सिक्योर रहेगा। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की जहाँ तक बात है कि अपने एसेट्स को सही जगह पार्क करें, हुँ, अच्छी एडवाइस के साथ पार्क करें, केवल थोड़ी बहुत नॉलेज के बेस पर चीज़ों को मत हुँ, करें। कई बार रील्स में आपको दिखाया जाएगा या कुछ स्कीम्स होती हैं जो आपको ल्योर करती हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं कि आप
100 रुपए दीजिए, 2 दिन में 200 हो जाएंगे। हाँ। इस तरह की स्कीम्स बची है। देखिए कोई भी आदमी आपको फ्री में पैसे नहीं देगा, ना ना। है ना? तो कोशिश करिए कि ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनमें अपने चीज़ों को इन्वेस्ट करिए, और जो जो भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं सिस्टम्स उनका यूज़ करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनका यूज़ करिए। जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, जी। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। जी। तो उनकी लाइफ में जो जर्नी होती है, जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि कभी घर वालों की वजह से, कभी बाहर दोस्तों की वजह से, या कभी वो प्रेम में पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से। तो आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि ऐसा क्या मतलब स्टूडेंट को रखना चाहिए अपने दिमाग में कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो फोकस रखे अपने गोल पे या जिस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उस पे। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि डिस्ट्रैक्शन एक किसी भी स्टूडेंट की जर्नी का एक कंपेनियन होता है। हाँ। हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, जिनके आपने नाम लिए, उसके अलावा भी कई सारे होते हैं, तो वो होते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन हमें किसी भी स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं इस जर्नी में आया क्यों हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस गोल को भूल जाते हैं। कहने के लिए तो हमें पता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे सर्टेन जॉब लेनी है, बट वो एक स्लोगन टाइप बनकर रह जाता है। आप उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए, डेली उठकर उसको कहीं पर लिखिए अपने सामने, जहाँ पर भी आप सोकर उठते हैं या आप दिन में उस जिस जगह पर रहते हैं उसके सामने उसको लिख लीजिए कि मुझे ये बनना है। और उस बनने के लिए ये तपस्या है। कोई भी चीज़ अचीव करना इट्स नॉट ईजी। जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं तो देखिए कंपटीशन में जो एक्सेल करेगा वो ले जाएगा। हाँ। ये बात हम सबको पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि सक्सेस सबको दिखती है, बट उसके पीछे की जर्नी ये हम उस पर ना तो कोई बात करना चाहता है और दिखती तो किसी को है ही नहीं। मुझे भी यहाँ तक आने में 4 साल लगे। अब इन 4 सालों में मेरा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। मैं अपने बच्चों के साथ भी नहीं जा पाता था। वो मेरे बच्चे कहते थे घूमने चलना है, तो मैं उनको किसी तरह से कह देता नहीं अभी नहीं। मैं अपने रिश्तेदारी में, शादी में, फंक्शंस में मैं नहीं जा पाता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। हाँ। ठीक है? जर्नी में अपना जो भी टारगेट आपने सेट किया है उसको प्राइमरी मानिए और उसको बड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए। रतन टाटा जी की एक बात मुझे इस पे याद आती है कि इट वाज़ बहुत पहले का इंटरव्यू है, आई थिंक टाटा नैनो को लेकर था। तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप सही फैसले कैसे लेते हैं? सही फैसले कैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा था मैं सही फैसले नहीं लेता, अच्छा। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उनको सही साबित करके दिखाता हूँ। क्या बात है। तो मैं इस बात को मानता हूँ और उनकी ये लाइन मुझे हमेशा टच करती है। मैं उसको हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं फैसले लेने में बहुत टाइम लगाता हूँ। अच्छा। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ फिर मैं इधर उधर कुछ नहीं देखता, फिर वही मेरा फाइनल गोल है। तो मुझे लगता है अगर कोई हर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्टेन चीज़ अचीव करनी है तो सिर्फ देख कर कि इसने किया उसने किया, मतलब रील्स देखकर उसको डिसाइड मत कीजिए। हाँ। पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करिए। एक जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इनका कॉम्बिनेशन, इनका डायनेमिक्स क्या है, इनके मैट्रिक्स में क्या चीज़ें कहाँ फॉल हो रही हैं, आप इन चीज़ों को देखिए। आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ है, और आप किन चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी दी है और क्या चीज़ें आपके लिए थ्रेट का काम करती हैं। इस बेस पर अपनी जर्नी, अपने गोल को डिसाइड करें। अगर आपको इसके बाद जो भी गोल आप डिसाइड करेंगे, यकीन मानिए वो आपका अपना गोल होगा। डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब आपको गोल नहीं दिखता। सही बात है। अर्जुन को अगर चिड़िया की आंख दिख रही थी तो वही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था, बिकॉज इट वाज हिज गोल। बाकी सबको बहुत कुछ फोकस रखना बहुत जरूरी है। फोकस बहुत जरूरी है, लेकिन फोकस तभी आएगा जब आपका इनर जो वॉइस है वो कन्विंस होगी कि ये मेरे लिए है। और मेरे ख्याल से कि आप अगर कोई चीज की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट की बात मैंने कही है। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपका इनर वॉइस एक्सेप्ट करेगा उसको। हाँ, अगर इंटरेस्ट नहीं तो आपको कितना भी ट्राई कर लो नहीं होने वाला, नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है वो लड़कों को एक एसेट मानते हैं। आपको लगता है ऐसा? ये हमारे आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक इसको टच किया है, ये सच्चाई है। हमारे सोसाइटी में पैट्रियार्की काफ़ी हद तक है। हालांकि अब ये चीज़ें कम हो रही हैं ओवर लास्ट डिकेड में हम देखें, और या 15 साल में ये चीज़ें कम हो रही हैं, बट स्टिल आप रूरल इंडिया में जाइए या और तबकों में जाइए, अभी भी काफ़ी है कि लड़कियों को उतनी सहूलियतें नहीं दी जाती, प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में खुद मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। इवन मुझे ऐसा लगता है, या हम देखते भी हैं, जितने रिजल्ट्स आते हैं लड़कियां हमेशा जो टॉपर्स हैं उनमें उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ। तो अगर इसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये तो हमारी भूल होगी ना।
आप अपने सोसाइटी के, अपने देश के आधे हिस्से को अगर हम ऐसे अधूरा छोड़ दें या कमतर छोड़ दें तो ये सही ठीक नहीं है। नहीं मुझे लगता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इनफैक्ट अगर उनको कहीं किसी पॉइंट पर कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं तो इक्वल से थोड़ा बढ़कर भी देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनके साथ मेडिकल इश्यूज़ हैं, हाइजीन इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो अगर आपके रिसोर्सेज से आप थोड़ा सा प्लस उनको देते हैं तो आपको कंपाउंड होकर रिटर्न में मिलेगा। लड़के जो है ना वो आई थिंक ये फुल ऑफ प्रेशर रहते हैं, जैसे कि घर वालों ने बोल दिया कि बेटा आपको जॉब करनी पड़ेगी और हमें मेरा सपना है कि आप ये जॉब करो और हमें मोहल्ले वालों को जलाना है या ऐसा कुछ भी ये करना है वो करना है, तो ऐसा फुल ऑफ प्रेशर रखते हैं उनको, लोगों को। बिल्कुल सही बात है। बचपन और से ही। लड़कों के साथ उनको ना कुछ स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, आपको एक कुछ चीज़ें फीड कर दी जाती हैं हाँ कि मर्द को दर्द नहीं होता, हाँ है ना? नहीं, दर्द होता है भाई, होता है। सबको होता है। और मर्द को रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं। ऐसा इस नहीं- तरह की चीज़ें मुझे लगता है ये गलत है, समाज को इनसे बचना चाहिए और हम सबको मतलब इन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। अब वो ये 1960-70 का भारत नहीं है, हाँ, ये भारत जो है ये 2026 का भारत ज़रूर है, लेकिन जा रहा है 2047 की तरफ। तो अब हमको अगर एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो इन सब चीज़ों से दूर हटना होगा। और लड़कों को एक और इशू ये भी है, इस वजह से लड़के ना कई बार अपने मन की बात कह नहीं पाते, वो इस प्रेशर में कई बार टूट जाते हैं। लड़कियां तो देखिए उनको क्योंकि बोला गया है कि आप रो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत, लेकिन उनको तो बोला गया कि आप रो सकते हो तो वो रो लेती हैं। लड़कों को तो बोला गया आप रो नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो वो बेचारे अंदर ही अंदर चीज़ों को हाँ। जब्त कर जाते हैं और ये उनके लिए बहुत घातक साबित होती है। हाँ तो लड़कों को भी जीने देना चाहिए। मतलब इक्वलिटी रखनी चाहिए कि बिल्कुल। अगर लड़कियों को ये फ्रीडम है तो लड़कों को होनी चाहिए, अगर बिल्कुल, ये बिल्कुल। लड़कों को है तो लड़कों को भी होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो पेरेंट्स को ऐसा प्रेशर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि अगर एक बारी अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। आप उनसे ये मत कहो कि नहीं बेटा मेरा सपना है आप ये करो, सपना आपका है मैं समझ रहा हूँ, बट एक बार अपने बच्चे से ही पूछो कि उनका क्या मन है। बिल्कुल। उनका मन नहीं होगा तो वो उसमें सक्सेस नहीं कर सकते। नहीं हो पाएगा। ये अक्सर लोग एग्जांपल भी देते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर हाँ। को सिंगर बनाते हैं, अक्सर हम सुनते रहते हैं, लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती हाँ। तो क्या होता। ये केवल एग्जांपल्स नहीं है, ये सच्चाई है कि और उसके अलावा एक और चीज़ है इसमें ना, एक जनरेशनल गैप भी है। आज जो मेरे सपने हैं, आज जिन चीज़ों को मैं देखकर बड़ा प्रभावित होता हूँ, मुझे लगता है ये अचीवमेंट्स हैं। आज से 10 साल बाद वो अचीवमेंट्स नहीं होंगे, 20 साल बाद वो अचीवमेंट्स नहीं होंगे। बढ़ जाएंगे और वो कुछ और हो जाएंगी, हाँ। चीज़ें नई हो जाएंगी और वो जो जनरेशन होगी उसके लिए वो अचीवमेंट्स होंगे। हाँ। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं उनसे आज से 20 साल बाद कहूँगा कि नहीं ये अचीवमेंट्स हैं, इनको करो, उनके लिए वो रिलेवेंट नहीं होंगी चीज़ें, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है समय के हिसाब से पेरेंट्स को भी इवॉल्व होना चाहिए। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सबके लिए है, चाहे मैं हूँ, कोई बच्चा है या कोई 60-70 साल का व्यक्ति है। तो जब तक जीवन है सीखते रहना चाहिए। आगे 10 साल बाद भारत में कैश खत्म हो जाए तो भारत का हाल क्या होगा? वैसे होगा भी कैश खत्म की नहीं होगा मुझे नहीं पता है, आप मुझे थोड़ा सा मुझे बताइए। इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, होगा या नहीं नहीं, मुझे भी अगर नहीं हो पता। ठीक है, अगर हो जाए हाँ, तो हाइपोथेटिकली अगर हम जाएंगे, अगर कैश खत्म हो जाता है तो कैश खत्म होने की कुछ कंडीशंस होंगी। ओके। एब्रप्टली हम ऐसे तो कैश खत्म नहीं कर सकते। कैश तभी खत्म हो सकता है जब एवरीथिंग जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑनलाइन हो सके, एनीथिंग। तो अगर एवरीथिंग, एक गेहूं के बीज से लेकर एक हवाई जहाज तक, अगर हम हर चीज को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दायरे में ले आए और इक्वल इजीनेस के साथ और कोई फॉल्ट ना हो, कि जैसे आज आप देखते हैं कई बार आपका क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, पेमेंट फंस गया, नहीं हुआ, इस तरह के कोई ग्लिचेस या टेक्निकल फ्लॉज कभी ना हो। ये फ्लॉलेस सिस्टम अगर बनेगा जिस दिन और रिलायबिलिटी होगी तो श्योर ये चीजें हो सकती हैं। आज के टाइम पे लोगों को करोड़पति बनना, सबको सब चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, कोई ऐसा गरीब रहना चाहता नहीं है, लेकिन किसी को टैक्स की और पैसे की समझ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। करोड़पति से आपका सेंस है कि सबको मतलब सब पैसे वाले होना हाँ, चाहते हैं, सब सबके पास प्रॉस्पेरस अच्छी होना गाड़ी, चाहते हैं, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके फंडामेंटल्स हैं जिनसे वो चीज़ें अचीव होती हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, सक्सेस सबको दिखती है, तो ये गाड़ी, बंगला और ये सारी चीज़ें ना, इट्स शोकेसिंग ऑफ द सक्सेस, ये उसका लास्ट का फाइनल आउटकम है। बट उसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने बताया टैक्स प्लानिंग है, आपको सही रिसोर्सेज को अब सही जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, समय समय पर अपने पैसे को रोटेट करते रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन की, और सबसे बड़ी चीज़ है कि गलत जगहों पर, गलत स्कीम्स में शॉर्ट
टर्म गेन के चक्कर में अपने हार्ड अर्न मनी को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही एक तरीका है आई थिंक वेल्थ को, जिसे हम वेल्थी कहते हैं, वेल्दी होने का। ठीक है, और शॉर्टकट देखिए कभी भी नहीं होता है। लॉटरी सिस्टम ये किसी के साथ काम करता है, इन जनरल काम नहीं करता। और हम साथ ज़्यादातर लोग हम जनरल लोग हैं, तो जनरल लोगों के साथ जनरल चीज़ें ही काम करती हैं। आप वेल्थ को धीरे धीरे उसको डेवलप होने दीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए। तो ग्रोथ में, अब उस ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि सही जगहों पर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर प्लानिंग, दैट्स इट। और लोग इसलिए भी और भी चाहते हैं अमीर बनना या बड़ा बनना, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग इज्जत दे रहे हैं तो शायद पैसे को देख कर ही देते हैं, या तो पैसे को देख के या तो पद को देख के देते हैं। बिल्कुल, पद है आपके पास तो मतलब लोग समझ जाते हैं पैसा है उनके पास। तो मोस्टली जो है ना कि मेन चीज पैसा ही हो गई है जी। देखिए इस क्वेश्चन के इसको दो पार्ट में मैं समझ पा रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, जो हमें दिख रही होती हैं, आजकल लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये बात इसलिए सही है कि हमें अभी पता नहीं है कि इमटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे कि आपकी मॉरल वैल्यूज, आपके एथिक्स, है ना, आपका स्वभाव, है ना, आपका बर्ताव, ये सारी चीजें कितनी वैल्यू रखती हैं किसी के जीवन में। आप जो कुछ भी देखते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों के पीछे ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आज किसी के पास, अगर उसने गलत तरीके से नहीं कमाया है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गलत तरीका है तो कभी ना कभी वो उसका रिपरकशंस में आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वो पे करना पड़ता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सही तरीके से चीज़ों को करा है। तो आपको उनका घर, गाड़ी, बंगला दिख रहा है, बट आपने देखा नहीं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने अपने व्यवहार को। अब कोई बिजनेसमैन है, आप देखिए कि वो जब मार्केट में जाते हैं तो उनके जो काउंटर पीयर्स हैं, काउंटर पार्ट है, उनसे बड़े हंस के खुल के मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कुछ तो खास बात होगी उस आदमी में। सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, पैसे वाले तो बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं पैसे वालों में से कुछ लोगों के लिए लोगों के मन में बहुत सम्मान होता है। तो ये सम्मान केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आता। और एक और चीज़ है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आधार पर मिलती हैं, जो सम्मान मिलता है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चले जाने पर चला भी जाएगा। लेकिन आपके शिक्षक होंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, जो आपको बहुत प्रेरित किया होगा जिन्होंने बचपन में, उनका नाम आज भी आपको याद होगा। आपको अपनी माँ ने कभी आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी होगी, लेकिन आपकी माँ आपको हमेशा याद रहती है, आपके पिता आपको हमेशा याद रहते हैं। आपके बचपन का दोस्त जिसने आपसे कभी कोई इच्छा नहीं करी होगी, वो आपको हमेशा याद रहता है। क्यों? वो ये क्योंकि असली चीज़ें ये हैं। ये तो दिखावा है, और दिखावा जिस दिन जाएगा सब कुछ चला जाएगा। तो मैं तो कहूँगा लोगों से, या मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी यही है, मैंने देखा है कि दिखावे वाली चीज़ों से थोड़ा बचें, और जो सॉलिड चीज़ें, असली चीज़ें हैं, सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है, अपने दोस्ती यारी है, और रिश्तों की वैल्यू है, इनको समझें, यही ज़रूरी है। और जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपनी लाइफ में? टाइम मैनेजमेंट को रिवर्सली समझते हैं, इसको दूसरी डायरेक्शन से देखते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में आप कहना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, जिससे कि हम फैमिली को भी टाइम दे पाएं, और फैमिली को भी टाइम दें, और पढ़ाई भी कर पाएं, और जो और भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, उनको कर पाएं। इसको हम दूसरी टाइप से देखें कि ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब टाइम तो लिमिटेड है, 24 घंटे सबके पास है, एक स्टूडेंट कर ले रहा है, एक नहीं कर पा रहा। क्यों? जो दूसरा जो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका जो टाइम हो किन्हीं और चीज़ों में जा रहा है जो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सोशल मीडिया है, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको एज ए अपने टारगेट के लिए वेपन के तौर पर, सीढ़ी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वो आपके टारगेट और आपके करियर में एज ए वेपन यूज़ हो सकता है। मतलब अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप बेवजह की रील्स में और इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद करेंगे, तो आपका समय तो चला गया। लेकिन अगर वहीं आप अपनी तैयारी में एआई को, या जैसे है ना, आप डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज़ करके आप उसको अपनी तैयारी में एज ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट का काम भी करेगा। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं सिक्के के ना, पॉजिटिव नेगेटिव। आप उसके पॉजिटिव साइड्स को पकड़िए और नेगेटिव साइड से बचिए, आपकी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। क्या बात है सर, आज मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नई चीज़ें जानने को मिली जो रियली मुझे पता नहीं था, और मुझे क्या, और मोस्टली लोगों को पता नहीं होती हैं। तो मैंने जो आपसे सवाल करे वो सोशल क्वेश्चंस थे, जो लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, मगर वो कहीं पता नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछता हूँ, और आपने उसको बहुत ही बखूबी जवाब दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।